हेलो, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, पादप जगत को पढ़ने जा रहे हैं, कुछ उसके विशेष टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट में कोशिश करूंगा कि आपको फटाफट रिवाइज करा दूं और ज़रूरी टॉपिक इस चैप्टर के बता दूं। तो वर्गीकरण की शुरुआत प्रणालियों में जो शुरुआत में वर्गीकरण दिया गया, आप जानते हैं कि कैरोलस लिनियस ने शुरुआत करी और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो वो शुरू का जो वर्गीकरण था वो केवल संपूर्ण ऊपरी जो दक्षिण हम लोग को चरित्र दिखते हैं उस हिसाब से था। सकल सतही रूपात्मक चरित्र, ऊपर से दिखने वाले पूरे जो चरित्र थे, जो कैरेक्टर थे, जो विशेषताएं थी, उस हिसाब से वर्गीकरण किया गया था। जैसे कि हैबिटेट, कहाँ पे पौधे उग रहे हैं, रंग, संख्या, पत्तियों के आकार आदि का उपयोग किया जाता था। वह मुख्यतः वनस्पति वर्णों को या एंड्रोशियम संरचना पर आधारित थे। तो ये जो शुरू का जो क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने दिया, बेसिकली आर्टिफिशियल टाइप का था, कृत्रिम प्रणाली थी। और ऊपर से दिखने वाली जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उस हिसाब से उन्होंने दिया था। जिसमें उन्होंने क्या लिया था, आदत, कहाँ पे पौधा उग रहा, किस परिस्थिति में उग रहा, पत्तियों का रंग क्या है, पत्तियों की संख्या क्या है और पत्तियों का आकार क्या है, इस पर आधारित था। और कहीं कहीं उन्होंने एंड्रोशियम की संरचना को भी ध्यान में दिया। इसको हम लोग, इस तरह का जो वर्गीकरण, उसको हम लोग कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। कारण कि कुछ विशेषताओं पर आधारित होने के कारण निकट प्रजातियों को अलग कर दिया कि ये कुछ ऊपर से दिखने वाली केवल विशेषताओं पर आधारित था। और जब इस तरह से वर्गीकरण किया गया तो निकट संबंधी वाली जो स्पीसीज थी, जो आपस में क्लोज रिलेटेड थी, वो भी अलग अलग एक दूसरे से हो गई। इसके अलावा कृत्रिम प्रणालियों ने ड्रॉबैक, बता रहे हैं कि इस प्रणाली के, कृत्रिम प्रणाली के ड्रॉबैक क्या थे। तो इस प्रणाली में वनस्पति विशेषताएं जो थी, कायिक विशेषताएं और यौन विशेषताएं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसको इक्वल वेटेज दी गई, समान रूप से उसको एक ही तराजू में तोल दिया गया। जबकि हम जानते हैं वनस्पति विशेषताएं, जो कायिक विशेषताएं हैं, वो मौसम के अनुसार चेंज हो सकती हैं। यौन विशेषताओं की तुलना में इस पे अगर हम आधारित वर्गीकरण करेंगे तो गलत होगा। हमें किस पे आधारित वर्गीकरण करना चाहिए, हमको सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आधारित वर्गीकरण करना चाहिएगा। तो इस तरह का वर्गीकरण जो केवल बाहर से दिखने वाली कुछ विशेषताओं पर आधारित हो, उस तरह का वर्गीकरण कैसा वर्गीकरण कहलाएगा, कृत्रिम वर्गीकरण कहलाएगा। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। यह जीवों के बीच प्राकृतिक संबंध पर आधारित थे, न केवल बाहरी विशेषताओं पर विचार करते हैं बल्कि आंतरिक विशेषताओं जैसे कि संरचना, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और फाइकोमाइसिटीज के द्वारा दिया गया। अब इसके बाद जो वर्गीकरण दिया गया वो प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया। प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों के प्राकृतिक संबंध पर आधारित था और केवल बाहरी विशेषताओं पे, बाहरी कैरेक्टर पर आधारित नहीं था, बल्कि आंतरिक विशेषताओं पर आधारित था, जैसे कि शरीर की संरचना, शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और फाइकोकेमिस्ट्री। तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का नाम आज याद रखिएगा, जिन्होंने इस तरह का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की प्राकृतिक पद्धति वर्गीकरण की शुरुआत करी। तो कृत्रिम पद्धति वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस, प्राकृतिक पद्धति जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। और ये न केवल बाहरी विशेषता पे बल्कि आंतरिक विशेषताओं पे, जैसे कि शरीर की संरचना, शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और फाइकोकेमिस्ट्री, इस पर यह आधारित था। इसके बाद आया है हमारा फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण, जैव संबंधी वर्गीकरण, जैव विकास संबंधी वर्गीकरण, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है, अगर आप किसी व्यक्ति के, किसी जीव के जैव विकास के इतिहास को कंसीडर करें तो वो होती है फाइलोजेनी। द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और हिस्ट्री ऑफ एन इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। किसी व्यक्ति या जाति की जैव विकास की इतिहास को जब हम ध्यान में रखते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, तो फाइलोजेनी कहलाता। वर्तमान में विभिन्न जीवों के विकासवादी संबंधों के आधार पर, तो उनके जैव विकास के दौरान कौन उसके निकट के संबंधी हैं, जैव विकास के दौरान जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, विकासवादी संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण दिया जाएगा वो फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण कहलाएगा। इसकी शुरुआत किसने करी, एंगल और प्लांटर ने करी। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीन हम लोगों ने पढ़ लिए। नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल कृत्रिम जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, जो केवल बाहर से दिखने वाली कुछ विशेषताओं पर, सकल विशेषताओं पर आधारित था। नेचुरल प्राकृतिक
हमारे प्राकृतिक की शुरुआत जिसको कह लीजिए कि करी गई जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा करी गई, और ये न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक विशेषताओं पर भी आधारित था, जैसे शरीर रचना विज्ञान, भ्रूणविज्ञान और फाइटोकेमिस्ट्री। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो विकासवादी संबंधों के आधार पर दिया गया और एंगलर और प्लांटर द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पूछा जाता है आपसे कई बार। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो आसानी से कंप्यूटर का उपयोग करके किया गया, इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया गया और जितने भी आप बाहर से देख सकते हैं कैरेक्टर, सभी अवलोकन योग कैरेक्टर बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर के आधार पर किया गया और सभी कैरेक्टर को नोट डाउन किया गया, सभी कैरेक्टर को एक संख्या वेटेज दी गई और कोड दिया गया। उसके बाद डाटा को संसाधित किया गया, प्रोसेसिंग कर ली गई डाटा की। इस तरह से प्रत्येक चरित्र को जो भी कैरेक्टर आपने नोट किए हैं, जैसे पत्ती का आकार, फूल का रंग, जड़ की परिस्थिति, जड़ की स्थिति, इस तरह से तने का जो भी आपने नोट किया है, हर किसी को बराबर एक वेटेज दी गई और उससे इस तरह से जितने भी किए एट अ टाइम हमने सैकड़ों, एट अ टाइम एक ही समय में हमने सैकड़ों कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए सभी को एक ही समान वेटेज देते हुए हमने उन लोग की प्रोसेसिंग करने के बाद नंबर के आधार पे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्लांट किसके नज़दीक का संबंधी है। तो इस तरह का जो वर्गीकरण कहलाएगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आएगा। साइटोटेक्सोनॉमी में यह क्रोमोसोम संख्या, संरचना और व्यवहार पर आधारित है। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, उनकी संरचना क्या, उनका व्यवहार कैसा है। और कीमोटेक्सोनॉमी ये सेल में मिलने वाले केमिकल कंपोनेंट पे आधारित था। तो तीन तरह के और हो गए हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने बाहर से दिखने वाले सभी कैरेक्टर को नोट किया, उनको एक कोड दिया, संख्या दी है, उसके बाद प्रोसेसिंग करी है, उस आधार पे हमने कर दिया है ये पादपों का वर्गीकरण। साइटोटेक्सोनॉमी में हमने क्रोमोसोम संख्या, क्रोमोसोम का आकार, क्रोमोसोम का व्यवहार। और कीमोटेक्सोनॉमी में पादप की सेल में मिलने वाले केमिकल कंपोनेंट्स को रासायनिक घटकों के आधार पर हमने किया है, पूछा जाता है आपसे। उसके बाद हम लोग आते हैं एल्गा पे। एल्गा में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल पोजेसिंग ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल होगा इसमें। एकदम बिल्कुल सरल इनकी संरचना है। थैलॉइड मतलब जो वेल डिफ्रेंशिएटेड ना हो, जो भी बहुत ज़्यादा विकसित ना हुई हो। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसे टिश्यू हैं जो भी डिफ्रेंशिएट नहीं हुए। तो ये समूह है सेल्स का, कोशिकाओं का, जिनको हम लोग ऊतक बोलते हैं। और ये ऊतक अभी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट विकसित नहीं हुए हैं, उसको हम लोग थायरॉइड बोलते हैं। तो इसमें आपको एकदम बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल एकदम बिल्कुल संरचना देखने को मिलेगी, थायरॉइड लाइक देखने को मिलेगी। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषित, और बड़े पैमाने पर जली, और जल में मिलने वाले ये होंगे, दोनों ताज़े पानी में भी और समुद्री में भी, या कई आवासों में मिलते हैं। नम पत्थर पे भी मिल सकते हैं, मिट्टी पे भी मिल सकते हैं, लकड़ी पे भी मिल सकते हैं। कुछ में ये कवक के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप परस्पर ये आपस में एक दूसरे पे आश्रित रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे लाइकेन। और कुछ एक में ये जानवरों पे भी मिल जाएंगे, जैसे स्लॉथ बियर पे, सुस्त भालू पे। तो इस तरह से आपको देखने को ये मिल जाएंगे हमें शैवाल। आगे चलता हूँ। शैवाल का आकार कैसा है? एक कोशिकीय रूप से लेके बड़े कोशिकीय रूप तक हो सकता है। एक बिल्कुल सिंगल सेल से लेके बहुत बड़े मल्टी सेलुलर आपको रूप में मिल सकता है। शैवाल का रूप और आकार अत्यधिक परिवर्तनशील है। इसका आकार क्लेमाइडोमोनस जैसे सूक्ष्म एक कोशिकीय रूप से लेकर औपनिवेशिक रूपों तक, वॉल्वैक्स और उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा जैसे फिलामेंट रूपों तक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण, आपका आंसर होगा क्लेमाइडोमोनस। अगर आपसे पूछा जाए कॉलोनियल औपनिवेशिक शैवाल का उदाहरण, आपका आंसर होगा वॉल्वॉक्स और उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा आपको फिलामेंट रूप में, तंतु रूप में आपको मिलना है। सिंगल सेल का उदाहरण क्लेमाइडोमोनस, कॉलोनी का उदाहरण वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस का उदाहरण यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। कुछ समुद्री शैवाल जैसे केल्स बड़े पैमाने पर पौधे का शरीर बनाते हैं। प्रजनन कैसे होंगे? प्रजनन एकल कोशिका वाले सिंगल सेल होंगे और नॉन जैकेटेड होंगे, उसके चारों तरफ जैकेट लाइक कवरिंग नहीं होगी, जिन्हें गैमेटेंजिया कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, मैंने बाहर से डाली। तो प्रजनन कैसे है? सिंगल सेल है, सिंगल सेल का नाम गैमेटेंजिया, और ये नॉन जैकेटेड है, उसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं है।
आवरण आपको किस में मिलेगा? ब्रायोफाइटा में मिलेंगे, और ब्रायोफाइटा में मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होंगे, यहाँ पे सिंगल सेल है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, सरल, थॉरॉइड, सपोषी और मुख्य जली, ये वाली लाइन ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ये क्लोरोफिल युक्त है, ठीक है जी। थैलॉयड है, सपोषी हैं, मुक्ता जली है, जली में ये दोनों तरह के मिल रहे हैं, इसलिए इस वाली लाइन को मैं बाईपास करता हूँ, आगे चलता हूँ। शैवाल में कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों तरह का जनन देखने को मिल सकता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन होगा, और ये जो विखंडन होंगे, खंड बनेंगे, वो प्रत्येक खंड थैलस बना देगा, नया एल्गा बना देगा। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। समानता ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं, जूस्पोर मोबाइल होते हैं, जूस्पोर चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं। इसमें कशाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इससे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक, दो गैमेट जो हैं, फ्यूज़न होगा। यह युग्मक कशाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त हो सकते हैं तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समाप माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगेरा। अब आप बात समझो, आपसे पूछा जाता है कि भाई आइसोगैमीट, आइसोगैमीट, एन आइसोगैमीट, आइसोगैमीट, एन आइसोगैमीट और ऊ गैमस। आइसोगैमीट या आइसोगैमस जब एक ही जैसे आकार में और रचना में एक ही जैसे हों, बिल्कुल क्या चीज़, युग्मक, और आप उनमें भेदभाव ना कर पाएँ कि कौन सा नर और कौन सा मादा, तो वो कहलाएंगे आइसोगैमीट। आइसोगैमीट का एग्जाम्पल और इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा आइसोगैमस। इस तरह का आपका उदाहरण कि जिसमें एक ही जैसे बन रहे हैं युग्मक, तो हमारा फ्लैजिला युक्त आइसोगैमस हो जाएगा। फ्लैजिला युक्त आइसोगैमस है हमारा यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन आइसोगैमस। आइसोगैमस में भी दो तरह का, विद फ्लैजिला, विदाउट फ्लैजिला। विद फ्लैजिला का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, विदाउट फ्लैजिला का एग्जाम्पल स्पाइरोगेरा। इस तरह के जनन को समयुग्मकी या आइसोगैमस कहते हैं। जबकि विभिन्न वाले दो युग्मक संयोजित होते हैं, संगलित होते हैं, तब उसको एनाइसोगैमस या असयुग्मकी कहते हैं, जैसे उडोरिना। यूडोरिना को आप कह सकते हैं। ये कैसा एग्जाम्पल है हमारा? एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल है उडोरिना। कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में, और कुछ में oogamous देखने को मिलेगा। oogamous में एक बड़ा होगा, स्टैटिक होगा, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, चलायमान नहीं, और एक छोटा होगा और स्टैटिक होगा, मोटाइल होगा। एक बड़ा होगा, रुका हुआ होगा, स्टैटिक, नॉन मोटाइल, और एक छोटा होगा, मोटाइल होगा। ये वाला मेल और ये वाला फीमेल, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल आपको ये भैया इस तरह का कोई एग्जाम्पल जो विषम युग्मकी दिखा रहा है लैंगिक जनन, जैसे कि हमारा वॉलवॉक्स और फ्यूकस में आपको देखने को मिल रहा है। मनुष्य के लिए शैवाल की क्या उपयोगिता है? मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो टोटल इनॉल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है, उसका आधा भाग शैवाल करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि ये जो फॉन्ट है, कई जगह मैंने हाईलाइट कर रखा है बड़ा है इसकी तुलना में। जो बड़े वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको क्वेश्चन आना है, ये इसका मतलब समझ लीजिए। कहीं कहीं जहाँ पे इसकी फॉन्ट छोटा है उसको मैंने बाईपास किया है। फोकस आपको किस पे करना है? देखिए यहाँ वाला, इसके शैवाल के ये जो एग्जाम्पल हैं कि किस में आइसोगैमस है, किस में आइसोगैमस मोटाइल है, किस में आइसोगैमस नॉन मोटाइल है, किस में एनाइसोगैमस है और किस में oogamous है। ये वाली लाइनें आपको खास तौर पे याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलिए, पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सार्गासम की बहुत सी स्पीसीज़ जो समुद्र की 70 स्पीसीज़ में से हैं, भोजन के लिए उपयोगी हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम। इसकी स्पीसीज़ जो है ईडेबल एल्गा की है, खाने योग्य है। क्लोरेला स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है, याद होना चाहिए आपको। क्लोरेला स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। इसके बाद हम लोग शैवाल को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 इनकी फैमिलीज हैं, जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट। रंग तत्व कौन से हैं? रंग तत्व के आधार पर उनका कलर होगा, उस कलर के आधार पर हमने उनका नाम दिया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गा और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गा, ठीक है जी। तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं वो प्रायः हरा शैवाल कहलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल और क्लोरोफिल भी बहुतायत में मिलेगा और इनका रंग हरी घास की तरह होता है। ये कोशिकीय हो सकते हैं।
कॉलोनियल हो सकते हैं, औपनिवेशिक हो सकते हैं अथवा फिलामेंटस हो सकते हैं। तो तीनों ही तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनॉइड होते हैं, पायरिनॉइड स्टार्च होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लोरोफाइसी के मेंबर में पायरिनॉइड मिल सकता है क्लोरोप्लास्ट में, और पायरिनॉइड्स में आपको स्टार्च का डिपोजिशन या स्टार्च का स्टोरेज देखने को मिल सकता है। हरे शैवाल में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होगी, और रिजिड सेल वॉल की जो कंपोजिशन है इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज की बनी होती है। अंदर की तरफ सेलुलोज और बाहर की तरफ पेक्टोज की ये बनी होती है। क्या जी? कोशिका भित्ति। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने के कारण, विखंडीकरण के कारण तथा स्पोर फॉर्मेशन के कारण हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है, फ्लैजिला युक्त होगा, जूस्पोरेंजिया में बनेंगे। इसके सामान्य सदस्य जो हैं, उदाहरण इसका क्या है? SUVCC, SUV आपने सुना ही होगा, SUV स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनस कारा। इसको याद रखने का तरीका SUVCC है। आगे चलता हूँ, फियोफाइसी पे आइए। फियोफाइसी प्रायः बुरे शैवाल है, मुख्यतः समुद्री आवास में मिलते हैं। लाइन इंपॉर्टेंट है कि मुख्यतः समुद्री आवास में मिलते हैं। माप व आकार में भिन्नताएं मिलेंगी। सरल हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं तथा सरल शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। तथा आप ये एकदम बिल्कुल सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस, तंतुमयी से लेके सघन डेंसली बिल्कुल ये ब्रांच हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, जैसे केल्प तक हो सकते हैं। तो सिंपल से लेके डेंस ब्रांच तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल है। इनका जो रंग तत्व है, वहाँ पे रंग तत्व था क्लोरोफिल ए और बी, उसकी वजह से हरा रंग आ रहा था। यहाँ पे ए और सी के बाद कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के बीच के विभिन्न शेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल की क्या कंपोजिशन, कितना उसमें आपका ज़ैंथोफिल वगैरह है, कैरोटीनॉइड का कंपोजिशन कितना है, उस हिसाब से इसके जैतूनी रंग से लेकर भूरे रंग तक के शेड हो सकते हैं। ठीक है जी। यह भोजन लेमिनेरियन तथा मैनिटॉल के रूप में हो सकता है। इनका जो स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल है वो लेमिनेरिन या मैनिटॉल, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, उस रूप में हो सकता है। जबकि वहाँ पे क्या स्टोरेज फॉर्म था? स्टार्च था। तो ये याद रखिएगा, स्टार्च था, क्लोरोफिल ए और बी था हरे शैवाल में। भूरे में क्या है? भूरे में ए, सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, और यहाँ पे है लेमिनेरिन और मैनिटॉल। तो ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है जी। आगे चलिए। कई कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति इनर सेलुलोज और बाहर की तरफ एल्गिन का जिलेटिनी स्तर होता है। वहाँ पे इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज था, यहाँ पे इनर सेलुलोज और आउटर एल्गिन है। पौधे प्रायः संलग्न द्वारा अधः स्तर से जुड़े होते हैं तथा इसमें एक व्रण तथा पत्ती के आकार का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा कि इसमें आपको होल्ड फास्ट मिलेगा। होल्ड फास्ट की सहायता से अधस्तर, होल्ड फास्ट अधस्तर की सहायता से सबस्ट्रेटम वो आधार से जुड़े होंगे। पौधे संलग्न द्वारा आधार से जुड़े होते हैं। संलग्न मतलब होल्ड फास्ट संलग्न, पौधे संलग्न द्वारा आधार स्तर से बिल्कुल बेस से जहाँ से उग रहा है वहाँ से जुड़ा होता है तथा इसमें एक व्रण तथा पत्ती के आकार का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। ठीक है जी। तो आपको इस तरह का ये दिखेगा। ये हो गया होल्ड फास्ट, उसके बाद ये आपका थोड़ा सा डंठल कह लीजिए, व्रंत कह लीजिए, उसके बाद ऐसे इसका पत्ती के आकार का प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है जी। आगे चलिए। ये इसी में मिलेगा आपको बुरे शैवाल में। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा वहाँ पे भी हो रहा था। लैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त, नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला, वहाँ पे मल्टीपल फ्लैजिला थे। और ये फ्लैजिला जो हैं जूस्पोर, वहाँ पे भी जूस्पोर था। फ्लैजिला असमान होते हैं, वहाँ पे समान थे तथा लेटरली जुड़े हैं, वहाँ पे समान थे। यहाँ फ्लैजिला छोटा बड़ा है, 2 हैं और लेटरली हैं। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी, यही वहाँ मिल रहा था। युग्मकों का संलग्न जल में हो सकता है या अंडधानी में हो सकता है। विषम युग्मकी में अंडधानी में हो रहा है। युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार के हैं। गैमीट्स जो हैं नाशपाती के आकार के हैं। इनके पास में 2 फ्लैजिला। तो यहाँ पे सबसे पहले बहु फ्लैजिला था, फिर 2 फ्लैजिला था। आगे रोडोफाइसी में हम देखेंगे फ्लैजिला नहीं होगा। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? इसके समग्र एक्टोकार्पस सदस्य जो हैं डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस। ठीक है जी। ये इसके सदस्य हैं।
तो इनके सदस्यों का नाम रटने का तरीका LED, आजकल LED आप खरीदते हैं, FS, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सारगासम, ये इसके सदस्य हो गए। चलिए आगे चलिए, रोडोफाइसी पे आइए। रोडोफाइसी लाल शैवाल है, लाल रंग का वो जो वर्णक है वो R फाइकोइरिथ्रिन या R फाइकोसाइनिन है। R फाइकोइरिथ्रिन लाल रंग का वर्णक है। अधिकतर लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में ज़्यादा होगी। पानी की सतह पर जहाँ प्रकाश ज़्यादा होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और गहराई में भी पाए जाते हैं, लेकिन रंग इनका चेंज हो जाता है। लाल रंग का लाल थैलस साधारणतः बहुकोशिकीय होता है, ज़्यादातर बहुकोशिकीय है, कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, देखिए ये हाईलाइट कर रखा मैंने, या ये पूछा जाता है आपसे, भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना अमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा, तो PYQ है, ये पूछा जा चुका। इसका कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन अचल स्पोर्स बनेंगे, फ्लैजिला नहीं होगा, यहाँ पे अचल स्पोर्स है, वहाँ पे फ्लैजिला थे। लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा, और गैमीट भी जो बन रहे हैं उसमें फ्लैजिला नहीं है, अचल है। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है, इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके समान सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जेलेडियम है। तो ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया इसके उदाहरण है। ठीक है कि ये हो गया आपका शैवाल का क्वेश्चन खत्म। ब्रायोफाइट्स में आइए। ब्रायोफाइट्स में मॉस और लीवरवर्ट, ब्रायोफाइट में मॉस और लीवरवर्ट आते हैं। प्रायः आपको कहाँ मिलेंगे? नम छायादार स्थानों में मिलेंगे। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पे भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर है। तो प्रायः आपको कहाँ मिलेंगे? नम, सीलनदार आदि छायादार स्थानों पर मिलेंगे। और सक्सेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका, अनुक्रमण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पादप का शैवाल की अपेक्षा अधिक विवेपित है। इनकी जो बॉडी है, अपनी प्लांट की बॉडी जो है, शैवाल की तुलना में, एल्गे की तुलना में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। ये थैलस की तरह का होता है और सीधा होता है। तो बॉडी वहाँ पे थैलॉइड थी, यहाँ पे थैलस लाइक थैलस है और सीधी होगी। इसकी एक कोशिका तथा बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। तो थैलस की तरह की बॉडी है, इरेक्ट है, सीधी है और बहुकोशिकीय मूलाभ, मूल जैसा राइजोइड जिसको हम लोग बोलते हैं, सबस्ट्रेटम से अपने आधार से जुड़ा है। इसमें वास्तविक मूल तना पत्तियाँ नहीं होती, तो ट्रू लीव्स नहीं होती, वास्तविक मूल तना पत्ती नहीं है। और रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक रचना है। तो मूल सम मूल जैसी, पत्ती सम पत्ती जैसी और तना सम तने जैसी रचनाएं हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काया अगुणित होती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। तो जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है, जो इसकी मुख्य काया जो है वो अगुणित है। अगुणित और द्विगुणित क्या है? अगुणित होती है वो सेल्स जिन सेल्स में एक जीनोम मिलता है। तो N=1, एक जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम है एक पूरा सेट क्रोमोसोम का, गुणसूत्र की पूरा एक सेट आप समझते हैं। जैसे आपकी ये, मानिए आप अपनी बुक्स लेने गए बायोलॉजी की, NCERT की, और आपने कहा क्लास 11 और 12 की बुक दे दो NCERT की, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो 2 बुक्स आपको मिल जाएंगी, और अगर यही 4 होती, क्लास 11 की भी 2 होती और क्लास 12 की भी, तो सेट में आपके 4 बुक्स आती। आप कहते पूरा सेट दे दो मुझे, या 6 होती तो वो 6 बुक्स आती। तो सेट, एक पूरा सेट, उसमें बुक्स का नंबर अलग अलग। एक जीनोम में, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम है, एप्स के लिए एक जीनोम में 24 क्रोमोसोम है, ड्रोसोफिला के लिए एक जीनोम में 4 क्रोमोसोम है, पाइसम सेटाइवम के लिए एक जीनोम में 7 क्रोमोसोम है, और हमारे कहिए कि और किसका नाम लो, अनियन प्याज के लिए एक जीनोम में 8 क्रोमोसोम है। तो जीनोम एक पूरा सेट, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है जी। तो एक जीनोम जिनमें सेल्स में मिलता है वो अगुणित होते हैं। यह युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें युग्मोद्भिद कहते हैं। अब देखिए स्पोरोफाइट और हमारा गैमेटोफाइट, इससे बच्चा बड़ा परेशान होता है। युग्मोद्भिद क्या है और बीजाणुद्भिद क्या है? तो युग्मोद्भिद वो प्लांट बॉडी होती है जो युग्मक उत्पन्न करती है, और बीजाणुद्भिद वो प्लांट बॉडी होती है जो बीजाणु उत्पन्न करती है। तो मेन यहाँ पे प्लांट बॉडी जो है, मुख्य काया, वो अगुणित है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हैप्लॉइड क्या होता है, और गैमीट प्रोड्यूसिंग है, युग्मक उत्पन्न करती है, इसलिए युग्मोद्भिद है, गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन बहुकोशिक होता है।
लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं, लैंगिक अंग। अब अभी हम लोगों ने शैवाल में पढ़ा था, वहाँ पे कैसा था, सिंगल कोशिक था, एक कोशिका थी जिसको हमने गैमेटेंजिया बोला था। यहाँ पे नाम अलग अलग है। लैंगिक जनन, नर लैंगिक अंग को पुधानी बोलेंगे, ठीक है जी, और मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी बोलेंगे। यह द्विशाभिक उमंग उत्पन्न करते हैं और बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड उत्पन्न करेंगे। बाईफ्लैजिलेट, द्विशाभिक, दुई होंगे उसमें, दुई कशाभिक होंगे, दुई कशाभिक उमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन स्त्रीधानी फ्लास्क के आकार का है जिसमें एक अंड होता है। उमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, उमंग को पानी में छोड़ दिया जाएगा, स्त्रीधानी के संपर्क में आएगा और अंडे से संगलित हो जाएगा, जिसके बाद दो युग्मक के संलग्न से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। अब जाइगोट बनते ही भैया ये दो गैमीट फ्यूज हुए तो बन गया क्या, युग्मक फ्यूज होने से बन गया युग्मनज, जाइगोट। लेकिन यह जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित होगा, क्योंकि अगुणित है। ये हमारा नर, ये हमारा मादा जो अंडे में था, ठीक है। एंथ्रोजॉइड था तो एंथ्रोजॉइड में दुई कशाभिक थे, ये इससे आके फ्यूज हुआ अंडे से फ्यूज हुआ, वहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट डिप्लॉयड, द्विगुणित बन गया। अब ये द्विगुणित जो डिप्लॉयड बना, इसमें न्यूनीकरण वाला विभाजन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, और ये द्विगुणित हमारा जाइगोट युग्मनज एक स्पोरोफाइट बना देगा, मल्टीसेलुलर बहुकोशिक स्पोरोफाइट बना देगा। अब स्पोरोफाइट बन गया, बीजाणुद्भिद बन गया, क्योंकि वो बीजाणु उत्पन्न करेगा। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, लेकिन स्पोरोफाइट बना कहाँ पे, अभी जहाँ पे ये हमारी अंडा मिल रहा था, अंडा किस में मिल रहा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, आर्चिगोनियम में, वहीं पे ये डेवलप हो गया। तो इस गैमीटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट डेवलप हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में भैया। ये जो हमने बताया कि ये फ्लास्क के आकार का है, उसमें एक अंड है, ये हमारा नर गैमीट आया, स्पोरोजॉइट आया, स्पोरोजॉइट पुमंग आया, पुमंग से ये पुमंग जाके फ्यूज हो गया अंडे से। अब अंडे से दो गैमीट के फ्यूज होने से क्या बना, युग्मनज बना, डिप्लॉयड बना। अभी कहाँ पे है, यहीं पे फीमेल गैमीटो, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग के अंदर, यहीं पे इसने डेवलप होके क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। तो गैमीटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, उसका खुद का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनकारी विभाजन, अब स्पोरोफाइट बनने के बाद न्यूनकारी विभाजन होगा और अगुणित स्पोर्स बन जाएंगे। ये अगुणित स्पोर्स लिबरेट हुए और वापस उन्होंने जनरेट होके, अंकुरित होके क्या बना देंगे, युग्मोद्भिद, जहाँ से हम चले थे, गैमीटोफाइट से चले थे, गैमीटोफाइट से बन गया, लाइफ साइकिल पूरी हो गई। ब्रायोफाइट बहुत कम आर्थिक महत्व के हैं, कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों वन प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की कुछ स्पीसीज़ देखिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। इस बार स्पीसीज़ यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लिखवा लो हमसे। स्फैग्नम की कुछ स्पीसीज़ फीड प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका मुख्य उपयोग पैकिंग में तथा सजीव पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में करते हैं, क्योंकि ये इसमें पानी को रोकने की बहुत अधिक क्षमता होती है। तो पैकेजिंग करेंगे, जब आप कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो डमी बनी रहे, तो आप पीठ की क्या लगा देंगे, उसमें पैकिंग कर देंगे, पीठ उसके चारों तरफ लगा देंगे। लाइकेन समेत मॉस प्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर रुकते हैं। इनका पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि ये अनुक्रमण की प्रक्रिया में सबसे पहले इस्टेब्लिश होते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम लीवरवर्ट मॉस में विभक्त करते हैं। तो ब्रायोफाइट को हम लोग लीवरवर्ट और मॉस में पढ़ेंगे। लीवरवर्ट में आइए, प्रायः नम छायादार स्थानों पर मिलेंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नदियों के किनारे दलदल में मिलेंगे। लीवरवर्ट की पादप काय मार्केंशिया थैला सब होती है, जिसका एक एग्जाम्पल, लीवरवर्ट का एग्जाम्पल मार्केंशिया है, थैला जैसी है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, पृष्ठाधार चपटे होते हैं तथा आधा स्तर बिल्कुल चिपके होते हैं और सब स्ट्रेटम से बिल्कुल लगे होंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल धरातल से लगे होंगे। पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। हम लोगों ने बोला कि भाई लीफी स्टेज जिसमें मिलेगी तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, लीफ ओरिजिनल लीफ नहीं मिलती, और तने की तरह की रचना पर दो कतारों में लगी होती है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये तने जैसी रचना पर दो कतारों में लगी होगी। लीवरवर्ट में लैंगिक जनन, थैलस के विखंडन, विशिष्ट संरचना जैमा द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैमा से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आपको आ सकता है। जैमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियाँ पूछा जाता है। जैमा आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा कथन जो है जैमा पे लागू नहीं होता, लिख देगा कि ये हरी होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं तो एक कोशिकीय लागू नहीं होगा, बहुकोशिकीय होती हैं।
सेक्सुअल बर्ड है या एसेक्सुअल बर्ड है, तो एसेक्सुअल बर्ड है। इसमें से देखिए 3 कैरेक्टर ये और 1 कैरेक्टर कोई उठा लिया, 4 उसने कथन दे दिया, पूछा कि कौन सा कथन जैमा पे लागू नहीं होता, तो आपका बन जाएगा MCQ। जैमा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। छोटे छोटे पात्र जिनको जैमा कब कहते हैं उसमें ये बनते हैं, और जब पैतृक पादप से अलग होते हैं तो फिर से एक नया ब्रायोफाइट बना देते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर व मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर या दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा कैप्सूल होता है, तो पाद सीटा कैप्सूल आपको मिलेंगे। स्पोरोफाइट जो होगा हमारा पाद सीटा कैप्सूल में बटा होगा, ठीक है जी। और ये किस पे उगाया है, ये उगाया है हमारे गैमीटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट उगाया। तो फुट सीटा कैप्सूल होगा, फुट जो होगा गैमीटोफाइट में धंसा होगा, नहीं दिखाई देगा, सीटा और ये कैप्सूल। तो एक पाद, एक सीटा और एक कैप्सूल है। कैप्सूल में आपको क्या मिलेंगी, कैप्सूल में आपको स्पोर मदर सेल्स मिलेंगी, उनमें होगा मियोसिस, न्यूनकारी रिडक्शन, और स्पोर बन जाएंगे। स्पोर जो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर अगुणित स्पोर अंकुरित होकर क्या बना देंगे, हमारा गैमीटोफाइट बना देंगे, युग्मोद्भिद बना देंगे। मास पे आइए, जीवन चक्र की प्रारंभिक जो प्रभावी अवस्था है गैमीटोफाइट है, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था तंतु है, प्रथम तंतु है प्रोटोनीमा जिसको बोलते हैं। तो देखिए क्या ये जो स्पोर था, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, पूछा जाता है आपसे कि मास में स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहा, प्रोटोनीमा बना रहा। तो प्रोटोनीमा आपको इसमें मिल रहा। प्रोटोनीमा प्रथम तंतु, प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज। प्राइमरी प्रोटोनीमा से बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनेगा लीफी स्टेज जो सेकेंडरी स्टेज है, द्वितीय अवस्था। तो प्राइमरी अवस्था क्या, प्राथमिक अवस्था, प्राथमिक अवस्था पहली अवस्था, प्राथमिक अवस्था पहली अवस्था, दूसरी अवस्था। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, प्रथम तंतु से द्वितीय तंतु, और द्वितीय तंतु से बनेगा हमारा क्या जी, लीफी स्टेज, पत्ती की तरह की स्टेज बनेगी। तो प्रथम तंतु पहली अवस्था किससे बनी, स्पोर से जर्मिनेट होने से बनी। यह विसर्पी रेंगने वाला, विसर्पी मतलब रेंगने वाला, हरा शाखित तथा प्राय तंतुनुमा होता है। दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की है जो प्रथम तंतु से पार्श्वकली के रूप में बनती है। इसमें सीधा लंबा तना होगा जिस पे स्पाइरल रूप में, स्पाइरल आप समझते हैं, स्पाइरल रूप से चक्रदार रूप से पत्तियाँ लगी होती हैं। यह बहुकोशिक होंगी। कौन बहुकोशिक है, गैमीटोफाइट हमारा, तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बाद लीफी स्टेज शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी है। यहाँ पे मूलाभ जो है मल्टी सेलुलर है, वहाँ पे मूलाभ यूनिसेलुलर थे, याद रखिएगा। इससे पहले लीवरवर्ट में मूलाभ राइजोइड्स जो थे एक कोशिकीय थे, यहाँ पे बहुकोशिकीय और शाखित है। इस अवस्था में लैंगिक अंग और लैंगिक अंग विकसित हो जाएंगे, एंथीडियम और राशिपुंजम विकसित हो जाएंगे। मास में कायिक जनन, द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन, ये हमारा प्रोटोनीमा के द्वितीय और प्रथम तंतु के विखंडन से व बडिंग से, मुकुलन से बनता है, बडिंग मुकुलन। द्वितीय लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार परों की चोटी पर बनते हैं। तो ये लीफी स्टेज में एकदम बिल्कुल एपेक्स पे बनेंगे। निषेचन के बाद युग्मनज से, निषेचन हो गया गैमीट का, युग्मक का युग्मनज बन गया, उससे स्पोरोफाइट विकसित हुआ जिसमें फूट सीटा कैप्सूल होगा, ठीक है जी। और कैप्सूल में हमारी सेल्स हैं, कैप्सूल स्पोर मदर सेल्स हैं, वहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स मियोसिस के बाद न्यूनकारी डिवीजन के बाद बनेंगे, इसलिए स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, और स्पोर्स से बन जाएगा हमारा फिर से गैमीटोफाइट। हमारा जो है जीवन चक्र पूरा हो गया। मतलब यार मास का जीवन चक्र पूरा हो गया मेरे भाई। तो मास में आपने क्या याद रखना है, देखिए 2 बातें हैं। लीवर वर्ट में आपने जैमा याद रखना है, और मास में आपने प्रोटोनीमा याद रखना है, ठीक है जी। बाकी बातें तो आपको याद रहेंगी। ये हो गया आपका ख़त्म। वहाँ था मार्केंशिया एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पेगनम एग्जाम्पल है। आगे चलता हूँ, ये अब आपका ब्रायोफाइट भी खत्म। टेरिडोफाइट पे, टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे पौधे हैं, ऐसे पौधे जिनका सजावट में इस्तेमाल किया जाता है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं। फर्न को हम लोग कहिए कि भाई सजाने में इस्तेमाल किया जाता है और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिसमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि विकास की दृष्टि से कि ये स्थल पर उगने वाले ऐसे सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें आपको ये हमारे
मिल रहे हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक होते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। आज से हम लोग अगर देखें, हम लोग का जो रिकॉर्ड कहलाता है उस हिसाब से बताया जा रहा है कि 350 मिलियन वर्ष पूर्व यही डोमिनेंट वनस्पति थी, वेजिटेशन था जो उस समय की परिस्थिति में जो डोमिनेट कर रहा था, प्रभावी था। तो 350 मिलियन पूर्व ये बहुत बड़ी तादाद में थे और तने रूप में थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत फॉस्फेल और फन आते हैं, जिसको हमें पढ़ना है। टेरिडोफाइट ठंडे गीले छायादार स्थानों पर मिलेंगे। वो नम में मिल रहे थे, ये आपको ठंडे गीले छायादार, ठीक है जी। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से मिल सकते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का है, यहाँ पे मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है। जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है, वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, जो वास्तविक मूल तना पत्ती होती है। और यहाँ पे वास्तविक मूल तना पत्ती है, वहाँ पे मूल सम, तना सम, पत्ती सम संरचनाएं थी। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक है। यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं थे। टेरिडोफाइट में पत्तियाँ छोटी हो सकती हैं, लघुपर्ण अर्थात स्लेजिनेला, तथा बड़ी बहुपर्ण हो सकती हैं, जैसे फन। देखिए, जो जिसका नाम छोटा है उसमें बड़ी, जिसका नाम बड़ा है उसमें छोटी। एक याद करने का तरीका अक्सर आप लोग भूल जाते हैं कि टेरिडोफाइट में पत्तियाँ छोटी किसमें, तो आदमी सोचता है फन नाम छोटा, फन में छोटी। फन नाम छोटा है, फन में पत्ती बहुपर्ण है, और ये स्लेजिनेला नाम बड़ा है लेकिन इसमें पत्ती छोटी है। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर। और स्पोरेंजिया किस पे होगा, पत्ती की तरह के स्पोरोफिल पे होगा। वो पत्ती की तरह की रचना जो बीजाणुधानी को धारण करती है वो बीजाणुपर्ण कहलाती है। तो बीजाणुपर्ण पे क्या है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर क्या है, बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुधानी पैतृक सेल है, उसमें होगा मियोसिस और बन जाएगा हमारा स्पोर। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिसको शंकु कहते हैं। उदाहरण स्लेजिनेला एक्विजिटम। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है कि बीजाणुपर्ण सघन होकर कौन किस में बनाते हैं। बीजाणुपर्ण सघन होकर कौन या शंकु, स्लेजिनेला एक्विजिटम। वहाँ पे एक्विजिटम दे रखा था आपका, ठीक है जी। आगे चलिए। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका है जिसमें मियोसिस होंगे, इसको हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, अगुणित स्पोर्स बन जाएंगे। अगुणित स्पोर अंकुरित होकर क्या बना देंगे, एक छोटा अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मल्टीसेलुलर मुक्तजीवी, फ्री लिविंग मुक्तजीवी अधिकांशता प्रकाश संश्लेषी युक्त गैमेटोफाइट बनाता है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। तो प्रोथैलस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोथैलस की आपसे पूछ सकता है कैरेक्टर कैसा होगा, तो भैया ये छोटा होगा, स्मॉल मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक आपका गैमेटोफाइट है, और हार्ट शेप होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ये अलग से आपको एक चीज़ बता दूँ, हार्ट शेप होगा। इन युग्मोद्भिद को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान चाहिए। तो इस तरह की जो इनकी आवश्यकताएं हैं उसके कारण पानी की भी आवश्यकता चाहिए, गीला ठंडा छायादार स्थान चाहिए। तो इनका टेरिडोफाइट का बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, लिमिटेड कम भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है। युग्मोद्भिद के अंदर नर व मादा अंग होंगे। युग्मोद्भिद क्या उत्पन्न करेगा, युग्मोद्भिद जैसा कि अभी आपको बताया, युग्मक उत्पन्न करने वाला प्लांट युग्मोद्भिद। तो युग्मोद्भिद बनेंगे कहाँ, नर व मादा अंग में बनेंगे, जिसे पुधानी स्त्रीधानी बोलते हैं। हमारा वही पुधानी स्त्रीधानी जो वहाँ बोला था, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बोलेंगे। पुधानी से पुंवाणु के निकलने के बाद उस स्त्रीधानी के मुंह तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इस युग्मनज से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाएगा, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था, ठीक है। इस तरह से लाइफ साइकिल पूरा हो गया। यद्यपि टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही तरह के बनते हैं, टेरिडोफाइट दो तरह के हैं। अगर स्पोर एक ही तरह के बन रहे हैं तो समबीजाणु ज़्यादातर जो है हमारे टेरिडोफाइट समबीजाणु है। और कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिसमें दो तरह के बीजाणु बन रहे हैं, छोटे व बड़े। जिनमें दो तरह के बीजाणु बन रहे हैं वो हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणु कहलाते हैं। तो बड़े बीजाणु मादा तथा छोटे बीजाणु नर से क्रमशः मादा व नर युग्मोद्भिद बन जाते हैं, अलग अलग बनेंगे। ऐसे पौधों में मादा युग्मोद्भिद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मोद्भिद कहाँ बन गया, स्पोरोफाइट में ही बन गया। मादा युग्मोद्भिद से युग्मनज का विकास होता है। मादा युग्मोद्भिद पे क्या होगा, मादा युग्मोद्भिद पे मादा जननांग अंग होगा। मादा जननांग अंग के अंदर क्या होगा, अंड होगा। उस अंड से जब आके पुंवंग फ्यूज हो जाएगा तब युग्मनज बन जाएगा। तो युग्मनज कहाँ बन गया, मादा युग्मोद्भिद पे ही बन गया, ठीक है जी। जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। अब ये जाइगोट वहीं डेवलप हो जाता है और भ्रूण बनाता है। तो जाइगोट युग्मनज ही विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण। तो नया शैशव भ्रूण बन गया। उसके बाद ये
अपने मदर प्लांट से अलग होगा, मादा युग्मोद्भिद से अलग होगा। तो एक तरह से बीज बनने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है और बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग हैं। साइलोप्सिडा, साइलोटम इसका एग्जाम्पल है। लाइकोप्सिडा, जिसमें स्लेजिनेला लाइकोपोडियम आ रहा। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का इक्विसिटम तथा टेरोप्सिडा, डायोप्टाइल्स, टेरिस और एडिएटम। ठीक है जी। इसमें आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने जगहें वहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रखी हैं, आपने उन्हीं को पढ़ना है। मेरे इसको लेक्चर को बीच में आप कर लीजिएगा, क्या पॉज करके वो जगहें कर लीजिएगा। तो यहाँ आके आपका टेरिडोफाइट खत्म। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। जिम्नोस्पर्म बचा आपका, एंजियोस्पर्म में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।